हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, तो आज ही हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में आई? ठीक है, तो इसके टोटल 4 पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है। लुई सोलवा का शासन था। कई बार युद्ध की मार झेलने के फ्रांस से आर्थिक स्थिति जर्ज हो चुकी थी। अब उसे फिर से नई कर बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा है, मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था और मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका, किसानों की फसलें कड़ाके ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं झुकी आसमान में छू रही थी। चौथा लिखेंगे, तीसरे स्टेट की प्रतिनिधि आपको खुद को स्वयं नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। ठीक है। और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया और इस समय कुछ दार्शनिक विचारों से निरंकुश शासन का पूरा फ्रांस जो कि आंदोलित होने लगा। ठीक है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सेकंड करते हैं अगला। लिखा है अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि फ्रांस की समाज के किन तत्वों को क्रांति का फायदा मिला? उनमें से कौन सा जो समूह जो कि सत्ता को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति नतीजों के सामने किन समूह को न्यास हुई? ठीक है। तो चलिए इसके भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तत्वों को फायदा मिला। ठीक है, जो तीसरे स्टेट आते थे उसको मिला था। ठीक है। जैसे कूलिंग वर्ग सत्ता को छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है। और उनके समांती कर को भी वसूल दिया गया। अगला है आपका कि पादरी व निराश हुई क्योंकि उनको चर्चों को जो कि बंद कर दिया गया और चर्चों और भवनों को कार्यों में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका जो कि 19वीं सदी से है। ठीक है। तो 19वीं सदी और 20वीं सदी दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विस्तार छोड़ी गई थी? ठीक है। तो इसके टोटल 4 पॉइंट है। ठीक है। तो ये भी आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके 5 है इसके। तो इसके पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहाँ जहाँ इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से उन्हें प्रेरणा मिली। ठीक है। थर्ड लिखेंगे, अमेरिका, इस रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई। ठीक है। और विश्व पटल अमूल परिवर्तन हुए। ठीक है। और चौथा आप लिख लेंगे, इस क्रांति के विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांति आंदोलन हुए। ठीक है। पांचवा लिखिए, इस क्रांति से तानाशाही निरंकुश शासन का अंत हो गया। ठीक है। और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन प्रेरित हुआ। ठीक है। अब चौथा आप देख लेंगे। चौथा अब लिखा है कि एक तरह से हमें लिस्ट बनाना है, तो उन जनजातीय अधिकारों की सूची बनाए जो आज हमें उनसे मिले हो, जिनका उद्गम फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। हम लोग जैसे जानते हैं कि जीवन का अधिकार जानते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जानते हैं, कानूनी बराबरी का अधिकार जानते हैं, और चौथा स्वतंत्रता, विस्मृति, समझ, सामना, बंदूक जानते हैं। ठीक है। मतलब भाईचारा, बंदूक मतलब होता है भाईचारा। ठीक है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या आपके इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक मत अधिकार संदेश में नाना अंतर्बोधित है? ठीक है। तो आप ये जब भी एसएसटी का हिस्ट्री का जब भी हम आंसर देते हैं या कोई भी पॉलिटिकल साइंस जो भी है, हम उसको हम पॉइंट में आंसर देते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लिए लिखिए, मनुष्य नागरिक अधिकार की घोषणा में कई आदर्श संधि थे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि केवल समाज के हानिकारक कार्रवाई रोकने के लिए अधिकार रहता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए अपराधी अपराधों को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है। दूसरा ये लिखेंगे, घोषणा में ये भी कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, जो कि सभी इसके गठन में भाग लेना उनका अधिकार है और सभी नागरिक उसके सक्षम समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस में जब संवैधानिक राजाशाही बन गया था, तो लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाओं जो कि 25 वर्ष से आयु वाले अंतर्गत उन्हें वोट देने का अधिकार अनुमति नहीं था। ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखे, आता ही इससे स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज में कुछ वर्गों तक ही सीमित था, खास तौर पर जो कि अमीरों लोगों की ही समिति था। ठीक है। और आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला, जैसे आप नेपोलियन को जानते ही हैं कि नेपोलियन का जो कि युद्ध कैसे हुआ था। ठीक है। और इसके जो कि इसके बारे में आगे जो कि क्लास 10 में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले जितना जान लेते हैं कि नेपोलियन का युद्ध कैसे हुआ। ठीक है। तो उसको युद्ध हम कैसे समझ सकते हैं या उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है। तो नेपोलियन का बोनापार्ट जो कि उनका जो कि जन्म है जो कि 1769 में जो कि रोम सागर के एक द्वीप कुर्से की राजधानी ओजासिया में हुआ था। ठीक है। और ये असाधारण का प्रतिभा का स्वामी था। ठीक है। उसने पेरिस से फौजी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी और सेना में भर्ती हुआ। फिर असीम वीरता से ऐसा दैनिक योग्यता के उन्नति से सेनापति बन गया। ठीक है।
और उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। ठीक है, तत्पश्चात बार डायरेक्टरी का प्रथम बना। फिर थोड़े समय ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है, उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस की शांति की व्यवस्था स्थापित कर दी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ठीक है, जो आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो आप कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे भी जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे 30% कहते हैं, तो वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए यही आप लोग याद करें, नोट्स बनाएं और पढ़ें। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।